नंदरेकर के मकान पर पहुंचा तो वो लोग मेरा मुंडा हुआ सर देखकर हैरान रह गए। मीनाक्षी की माता ने उंगली होंठों पर रखते हुए ताज्जुब से कहा, अरे पांडे बेटा, ये तुमने सन्यास कब से लिया? मैंने मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरा और कहा, माता जी, सर में खुजली बहुत होती थी, सोचा कि घोट नंदन करवा दूं, शायद इसी तरह से आराम आ जाए। मीनाक्षी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। नंदरेकर ने इसे दबी जुबान में डांट दिया। इसके बाद नंदरेकर ने मकान की छत पर एक छोटा सा कमरा दिखाया जो मुझे आर्जी तौर पर रहने के लिए दिया गया था। इस छोटे से स्टोर रूम की छत स्लेटी रंग की टीन की थी। अंदर टूटी फूटी लकड़ी की चीजें पड़ी थी। रात फर्श पर मेरा बिस्तर लगा दिया गया था। नंदरेकर बोला, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तो बेशक कोई दूसरी जगह किराए पर ले लेना, मैं तुम्हारी नौकरी के लिए कोशिश करूंगा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और फर्शी बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वो ये कहकर चल दिया कि थोड़ी देर में चाय के लिए नीचे आ जाना। चाय सबने मिलकर पी। जब मीनाक्षी, इसकी माता और नंदरेकर की बीवी वहां से उठ गई तो मैंने नंदरेकर से करवंदी नदी का जिक्र छेड़ दिया। नंदरेकर का एक दोस्त किसी जमाने में करवंदी के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुका था। वो कहने लगा, भगवान इस जंगल में किसी को न ले जाए। मेरे दोस्त ने सिर्फ 6 माह इस जंगल में गुजारे थे। जब भारी रिश्वत की मदद से अपनी तब्दीली करवाकर नागपुर मुझे मिलने आया तो पहचाना नहीं जाता था। रंग काला पड़ गया था, जिस्म दुबला हो गया था। मैंने हंसकर कहा, क्यों, इसे वहां खाने को कुछ नहीं मिलता था? नंदरेकर चाय का घूंट भरते हुए बोला, खाने को बहुत कुछ मिलता था, मगर जहरीले सांपों और आदमखोर शेरों के खौफ से वो सहमा रहता था। और फिर ये जंगल मफरूर कातिलों और जालिम डाकुओं की पनाहगाह भी तो है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने जिस मुलाजम को सजा देनी थी वो इसका तबादला करवंदी वाले जंगल वाली रेंज में कर देते थे। मगर तुम इस जंगल के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हारा भी इरादा किसी शेर को जहर देकर इसकी खाल उतार कर लाने का तो नहीं? मैंने किसी कदर ताज्जुब से पूछा, क्या वहाँ शेरों को जहर भी दिया जाता है? नंदरेकर ने खाली प्याली मेज पर रखी और बोला, अरे भैया, इस जंगल में शिकारी जो शेर वगैरह का शिकार करने आते हैं, इन्हें सरकारी महकमा परमिट इशू करता है, जिसकी रूह से वो एक से ज्यादा शेर नहीं मार सकते। इस कानून की पाबंदी कराने के लिए सरकारी महकमे के चौकीदार वहां घूमते रहते हैं, लेकिन अक्सर वहां के आदमी बासी लोग या शिकारी ऐसा करते हैं कि राइफल का फायर बिल्कुल नहीं करते और शेर की कुछार में जहरीला गोश्त डालकर वापस आ जाते हैं। शेर जहरीला गोश्त खाने से हलाक हो जाता है तो इसकी खाल उतार कर भोपाल और दूसरे रजवाड़ों में जाकर मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त कर देते हैं। नंदरेकर की जुबानी ये भी मालूम हुआ कि करवंदी जंगल की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि वहाँ 3 तरफ पहाड़ियाँ दीवारों के साथ खड़ी थी। इनके दरमियान में करवंदी के जंगल की खड्डें, गार, आबशारें, घने दरख्तों के झुंड थे। मैंने जब इससे इस्तफसार किया कि सुना है वहाँ सुरख चट्टानों के पास एक नदी भी बहती है जिसका पुल एक तरफ ढह गया है, तो वो बोला, इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। वो उठते हुए बोला, अच्छा, मैं अपने एक दोस्त के पास तुम्हारी नौकरी की बात करने जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने अगले रोज वहां से करवंदी जंगल की तरफ कूच कर जाने का फैसला कर लिया। मैंने भी यह फैसला किया कि नंदरेकर और इसकी माता को बताए बगैर जाऊंगा, क्योंकि उन्हें कुछ बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शाम अभी नहीं हुई थी। मैंने चंद्रा रेलवे स्टेशन पर उतरकर करवंदी जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। स्टेशन पर आकर दीवार पर लगा हुआ नक्शा देखा तो मालूम हुआ कि चंद्रापुर का स्टेशन रामागंदम से आगे 2 स्टेशन छोड़कर आता है। ट्रेन सुबह 6:15 बजे रवाना होती थी। मैं देर तक करवंदी जंगल के दुश्वार गुजार रास्तों, इसके नशीबो फराज और राना खूनी की खुफिया कमीनगाह के बारे में सोचता रहा। मेरे पास सिवाय एक चाकू के दूसरा कोई हथियार नहीं था। सुबह जल्दी उठ बैठा। मैं छत पर सोया था, सीढ़ियाँ सहन में उतरी थी। मैंने अपना थैला बगल में दबाया और मुंह अंधेरे ही सीढ़ियाँ उतरकर सहन का दरवाज़ा खोला और आराम से बाहर निकल गया। स्टेशन पर जाकर टी स्टॉल पर नाश्ता किया। वहीं मुंह हाथ धोया। अपने गेरवे रंग के कपड़े और माला मैंने साथ ही रख ली थी कि शायद यह काम आ जाए। सिंदूर वाली प्लास्टिक की डब्बी थैले में ही थी। रुपए और चाकू अलबत्ता मेरी कमीज की अंदरूनी जेब में थे। मैंने हस्बे आदत 3rd क्लास का चंद्रापुर स्टेशन का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर आकर एक तरफ टहलने लगा। ये पैसेंजर ट्रेन थी, आधा घंटा लेट आई। डब्बे खचाखच भरे हुए थे। मुसाफिरों का रश मेरे लिए बहुत मुफीद होता है, क्योंकि मुझे अपने आप को छुपाने में बड़ी मदद मिलती है। मैं एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। ट्रेन हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती। चंद्रापुर तक पहुंचते पहुंचते दिन के 11 बज गए। चूँकि यहाँ से गोंडा और जबलपुर को छोटी लाइन जाती थी, इसलिए यहाँ मुसाफिरों की काफ़ी रेल पिल थी। सबसे पहले मैंने रेलवे स्टेशन और इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का जायजा लिया। इस तरफ से मुतमईन होकर मैंने वेटिंग रूम में जाकर हाथ मुँह धोया। वहीं एक स्टॉल पर खड़े होकर थोड़ा बहुत खाना खाया। टी स्टॉल से एक डबल रोटी खरीद कर थैले में रख ली और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर चंदू की बताई हुई इस कच्ची सड़क की जुस्तजू शुरू कर दी जो करवंदी जंगल को जाती थी।
वहाँ कई छोटी बड़ी सड़कें थी जो करबंदी जंगल को जाती थी। वहाँ कई छोटी बड़ी सड़कें थी जो शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियों की तरफ जा रही थी। एक बूढ़ा आदमी छड़ी टेकता हुआ सामने से चला गया। मैंने इसे नमस्कार किया और हिंदी में कहा कि दादा, मुझे करबंदी जंगल में अपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने जाना है। इधर को कौन सा रास्ता जाता है? इस बूढ़े ने अपने दाएं जानिब छड़ी से इशारा किया और कहा, वो सामने वाला रास्ता जाता है, पर तुम अकेले इस जंगल में मत जाना, बंदूक साथ ले जाना। बूढ़ा अपनी राह लगा और मैं इसको धन्यवाद कहकर इसकी बताई हुई सड़क पर आ गया। ये कच्चा रास्ता था, यही वो रास्ता था जिसके बारे में चंदू ने मुझे बताया था। इस सड़क की एक जानिब तो खेत थे और दूसरी तरफ स्लेटी रंग की डहलानी छतों वाले क्वार्टर नुमा मकानात का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। सड़क के दोनों जानिब बिजली के खंभे लगे थे। मैं सड़क के किनारे खामोशी से चला जा रहा था और अपने अंदाज से ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि ये सारा इलाका मेरा देखा वाला है और मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। रास्ते में एक गंदा नाला भी आया। इसके पार आबादी के मकान खत्म हो गए। खेतों में ढोर डंगर चरते नजर आ रहे थे। यहाँ ज्यादातर धान के खेत थे और बीच में संगलाख ऊंची नीची जमीन के टुकड़े भी आ जाते थे। दूर कुछ फासले पर अब मुझे दरख्तों की कतार दिखाई देने लगी जो शुमाल की तरफ से पीछे को चली गई थी। यकीनन यही वो जंगल था जो इस वक्त मेरी मंजिल थी। दाएं बाएं दरख्तों के झुंड आने लगे। मजीद आधा घंटा चलने के बाद मैं घने दरख्तों की ऊंची दीवार के पास पहुंच गया। पगडंडी यहाँ से जंगल में दाखिल हो जाती थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। यहाँ से जंगल ज्यादा घना नहीं था। महागनी और साल के दरख्त फासले फासले पर खड़े थे। इनके झाड़ इतने गुंजान और फैले हुए थे कि जैसे एक छत सी तनी हुई हो। मैं पगडंडी पर ही चल रहा था। जब मैं काफी दूर निकल आया तो रुक गया। इर्द गिर्द का जायजा लिया। फिजा खामोश थी। कभी कभी किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती थी। पगडंडी से हटकर मुझे एक दरख्त नजर आया जो सूख चुका था। इसके तने में जमीन के अंदर एक गड़ा सा बन गया था। मैंने करीब आकर देखा, गड़े में झाड़ झंकाड़ की भरमार थी। यहाँ मैंने इत्मीनान से बैठकर अपने कपड़े तब्दील किए और एक बार फिर अपना हुलिया साधु सन्यासी का बना लिया। माथे पर तिलक लगाया, गले में मालाएं पहन ली, पाँव में चप्पल ही रहने दी। धोती कुर्ते को थैले में ठोंस कर थैले को गड़े में खुश्क पत्तों के नीचे छुपा दिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक पगडंडी पर चल निकला। इस पगडंडी को आदिवासियों के एक गाँव में जाकर ख़त्म हो जाना था। अब मुझे इस आदिवासी गाँव का इंतजार था। अभी तक जंगल में किसी जानिब से मुझे किसी जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। वैसे अभी जंगल ज़्यादा घना भी नहीं हुआ था। पगडंडी दरख्तों के बीच में कभी दाएं और कभी बाएं जानिब मुड़ जाती। ये पगडंडी ज़रा ऊंचाई में जाकर नीचे नशीब में उतरी तो मुझे ऊंचे नीचे दरख्तों के बीच में साथ साथ बनी हुई घास फूस की कुछ झोंपड़ियां नजर आई। ज़रूर यही आदिवासियों का गाँव था। आप साधु सन्यासियों के भेष में हो तो इंडिया के शहरों और रियासत में आपको किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। हिंदू लोग चाहे वो किसी फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, साधु सन्यासियों की खिदमत करना अपना धर्म समझते हैं। खून आशाम डाकू तक इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए मैंने ये बहरूप भरा था। गांव के करीब पहुंचकर मैंने ओलख निरंजन का नारा बुलंद किया। झोंपड़ियों की तरफ से किसी कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज़ें आने लगी। फिर कुछ नीम बरहना आदिवासी दरख्तों के नीचे निकलकर झोंपड़ियों के सामने आ गए और जिधर से मैं चला आ रहा था इधर तकने लगे। एक आदिवासी के हाथ में डा था जो तलवार से ज्यादा काटदार और मोहलक होता है। मैंने इसके करीब जाकर एक जबरदस्त नारा लगाया, ओलख निरंजन अहम ब्रह्मासी तथागत, और हाथ ऊपर उठाकर जैसे उन्हें आशीर्वाद दी और तामिल जुबान में बड़े रोबदार लहजे में कहा, विष्णु भगवान और काली देवी तुम पर मेहरबान हो। हम विष्णु के पुजारी हैं, जंगल में घूम फिर कर भगवान की लीला देखते हैं। जिस आदिवासी के हाथ में डा था इसने डा जमीन पर रख दिया। सब ने हाथ बांध लिए और झुक गए। इनकी कुछ औरतें लहंगे और कुर्तियां पहने झोंपड़ियों से निकल कर आई और हाथ बांध कर खड़ी होंगी। इन सब के रंग स्याह थे। मुझे मालूम था कि आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में आबाद आदिवासी तामिल और तेलुगु जुबान बोलते हैं। तेलुगु मैं रवानी से नहीं बोल सकता था, जबकि तामिल पर मुझे काफ़ी उबूर था। इन बेचारों ने फौरन ज़मीन पर हिरन की खाल बिछा दी। मैं इस पर ज्ञान ध्यान साधुओं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। एक औरत ने फौरन मेरे आगे केले के पत्तों को फैला दिया। दूसरी औरत ने झोंपड़ी में से मेरे लिए कुछ जर्द केले और उबले हुए मोटे चावल ले आई। ये सब कुछ इसने केले के पत्तों पर रखा था। इनमें से कदरे ज़्यादा उम्र का सियाफाम दुबला पतला सा आदमी आदिवासी हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठ गए और तामिल जुबान में बोला, महाराज हमारे धन्यवाद के आप पधारे। हम गरीब लोग आपकी यही सेवा कर सकते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। अब मुझे अचानक ख्याल आया कि अपनी डबल रोटी तो मैं थैले में ही रखकर भूल आया हूँ। जंगल के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते चलते मैं काफ़ी थक गया था और भूख भी दोबारा चमक उठी। चुनाचे मैंने उबले हुए चावल जिन पर शायद मछली का अचार डाला गया था मज़े से खा लिए। 2-1 केले भी चट कर गया और
और इन सबको आशीर्वाद दी। करवंदी जंगल आगे शुरू होता था। इस जंगल के बारे में बूढ़े आदिवासियों ने मुझे काफ़ी मालूमात मुहैया कर दी। दिन का तीसरा पहर हो रहा था। इस वक्त अगर मैं करवंदी के जंगल में दाखिल होता हूँ तो राना खूनी की कमीनगाह तक पहुँचते पहुँचते यकीनन रात पड़ जाती। यही सोचा कि रात आदिवासियों के बाद गुजारी जाए और सुबह के वक्त अपने दुश्वार गुजार सफ़र का अगला मरहला शुरू किया जाए। अभी मैं यही सोच रहा था कि कुछ लोग एक आदमी को उठाए हुए लाए जिसको जहरीले सांप ने काट लिया था। इस आदमी पर गशी तारी हो रही थी। मेरे पास जो अधेड़ उम्र का आदिवासी बैठा था वो फौरन उठा और बोला, इसे लिटा दो। वो तेज़ी से अपनी झोंपड़ी में गया और अंदर से मिट्टी की एक ढकी हुई प्याली ले आया। इसमें से काले रंग के महलूल के कुछ कतरे इस आदमी के मुंह पर टपकाए जिसको सांप ने डस लिया था। प्याली इसने जमीन पर रख दी। अब वो इस आदमी के सीने को आहिस्ता आहिस्ता हाथ से मलने लगा। चंद सेकंड्स के बाद इस आदमी ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैं समझ गया कि यह किसी खास जड़ी बूटियों का रक्त था। ये मेरे लिए बड़े काम की चीज़ थी। मैंने ओलख निरंजन का नारा लगाया और कहा, भगवान ने जड़ी बूटियों में बड़ा असर रखा है। बूढ़ा आदिवासी मिट्टी की प्याली लिए मेरे पास आ गया और बोला, महाराज प्रभु की दया से वो अच्छा हो गया है। मैंने गर्दन उठाकर कहा, भगवान ने इसलिए हमें तुम्हारे पास भेजा था कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने बातों ही बातों में इससे पूछा कि प्याली में कौन सी दवा है। इसने बताया कि वो किसी जड़ी बूटी कारक था जो तराई के गहरे खड्डों में उगती है। फिर वो झोंपड़ी के अंदर गया और मिसवाक की तरह की एक सूखी हुई छड़ी लाकर मुझे दिखाई। ये वो बूटी है महाराज। मैंने झट से कहा, हाँ, मैं इन तमाम जड़ी बूटियों को जानता हूँ। ये जड़ी बूटियाँ हमारी सेवक हैं। लेकिन मैंने इससे वो बूटी लेकर अपने पास ही रख ली। आगे जंगल जहरीले सांपों से भरा हुआ था और मुझे इस बूटी की जरूरत पड़ सकती थी। जब रात हो गई तो आदिवासियों ने झोंपड़ियों के आगे अलाव रोशन कर दिया और ढोल की थाप पर इसके गिर्द इनकी औरतें और मर्द रक्स करने लगे। मिट्टी के एक गड्ढे में से वो ताड़ी निकाल कर पी रहे थे और वालेहाना रक्स कर रहे थे। जंगल रक्स और ताड़ी हजारों बरसों से ये चीजें इनकी साथ ही चली आ रही थी। रात को मेरे लिए उन्होंने झोंपड़े के बाहर बांस की एक खाट पर हिरन की खाल बिछा दी और पास ही हल्की हल्की सी धूने लगा दी ताकि मच्छर तंग न करे। एक औरत मेरे पाँव दबाने लगी। कुछ देर वो मेरे पाँव दबाती रही। मैंने इसे मना नहीं किया क्योंकि ये इनकी धार्मिक रस्म थी। फिर जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने इसे चले जाने का हुक्म दिया और आंखें बंद कर ली। आधी रात को मेरी आंख खुल गई। एक आदिवासी भागकर मेरी खाट के करीब से गुजरा। इसके हाथ में बर्छी थी। मैं उठकर बैठ गया और गैर शऊरी तौर पर मेरा हाथ सिराने के नीचे रखे हुए चाकू की तरफ बढ़ा। दूसरा आदिवासी मेरे करीब से नेज़ा लिए हुए गुजरा तो अपने आप ही हाथ जोड़कर बोला, महाराज बाघ आ गया था, भगा दिया है उसे। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंख किसी शेर की धाड़ पर खुली थी। मैं लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धूनी धीमी पड़ गई थी मगर मैंने अपनी गिरवी चादर जिस्म पर तान रखी थी। मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह मैंने अपने करीब छोटे से तालाब पर जाकर गुस्ल किया, थोड़ा बहुत खाया और आदिवासियों को आशीर्वाद देता हुआ इनसे रुखसत हुआ। सांप के जहर से बचाने वाली मिसवाक मेरे पास ही थी। बूढ़े आदिवासी ने मुझे बताया था कि अगर इसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चबा कर निकल लिया जाए तब भी सांप का जहर बेअसर हो जाता है। अब मेरे सामने करबंदी का भयानक जंगल था जिसके बारे में मैंने तरह तरह की असीबी और दहशत अंगेज कहानियां सुन रखी थी और जो मेरे मिशन की असल आमाजगा थी। बूढ़े आदिवासी की जुबानी इस बात की तस्दीक भी हो गई कि इस जंगल में खाल चोर भी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ तरीकों से शेर को जहर देकर हलाक करते हैं, फिर इसकी खाल उतारकर भोपाल, ग्वालियर और नागपुर में जाकर चोरी छुपे फरोख्त कर देते हैं। मुझे इन खाल चोरों की इतनी फिक्र नहीं थी जितना खतरा आदमखोर शेरों की तरफ से था। सभी शेर यहाँ आदमखोर नहीं थे, लेकिन जैसा कि बूढ़े आदिवासी ने बताया था कि बाज शेर शिकारियों की नातजुर्बाकारी से जख्मी होकर भाग जाते हैं, फिर वो पूरी तेजी से भागकर जानवरों का शिकार करने के काबिल नहीं रहते। चुनाचा इक्का दुक्का इंसानों पर हमलावर होकर इन्हें हड़प करके अपने पेट की आग बुझाते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि शेर को जब एक बार इंसान के खून की बू लग जाए तो फिर वो इंसान ही को ढूंढकर अपना तलने वाला बनाता है। जंगल में चौकीदार, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के बेलदार और कटाई करने वाले अमूमन मजदूर मौजूद रहते हैं और यही लोग आदमखोर शेर का शिकार बनते हैं। मैं इस अंदेशे के पेश नज़र चाकू चुबंद होकर जंगल में से गुजर रहा था। अगरचे शेरों के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन जनूबी हिंद के काफ़ी जंगल छान चुका था। इस आवारागर्दी ने मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर पहुंचाया था कि मैं शेर की बू फिज़ा में सूंघ लेता था। ये बदबू बड़ी नागवार और तेज़ होती थी। ऐसी बू अगर आप किसी सर्कस में गए हों तो शेरों के पिंजरे के पास से गुजरते हुए शायद आपने सूंघी हो। शेर जंगल में जहाँ भी हो, इसके आसपास ये बदबू फैल जाती है। दिन निकला आया था मगर जंगल के दरख्त इतने घने थे कि इनकी गुंजान शाखों में से धूप नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। दरख्तों में परिंदे चहचहा रहे थे। रास्ते में कुछ बंदर भी दिखाई दिए जो मुझे देखकर दरख्तों पर चढ़ जाते और खूं खूं करने लगते। यहाँ फिजा में काफ़ी हबस और गर्मी थी। मैं साधु सन्यासी के भेष में था और एक पगडंडी पर चला जा रहा था।
मैं करवंदी के खतरनाक जंगल में दाखिल हो चुका था। यहाँ अगरचे ज़मीन पथरीली और ऊंची नीची थी, मगर नशीब में कहीं कहीं खुश्क जंगली घास के टापू थे। खुदा जाने ये देवपैकर दरख्त महागनी के थे या किसी और के थे। ये इतने घने थे कि ऊपर जाकर इनकी शाखें एक दूसरे से गुडमुड हो गई थी। कई दरख्तों की शाखों ने ज़मीन पर लटकने के बाद जड़ें पकड़ ली थी। पगडंडी एक छोटे से जंगली तालाब पर जाकर ख़त्म हो गई और तालाब के बाएं जानिब से होकर आगे चल पड़ी। मुझे टूटे हुए पुल वाली नदी के पिछवाड़े की सुरख चट्टानों की तलाश थी, जहाँ राना खूनी की खुफिया कमीनगाह थी। मेरी इतला के मुताबिक ये नदी जंगल में काफ़ी आगे जाकर थी। मैं दाएं बाएं से पूरी तरह चौकन्ना था। कभी कभी चढ़ाई आ जाती, कभी नशीब शुरू हो जाता, कभी जंगल का कोई ऐसा क़िता आ जाता कि दरख्त थोड़ा पीछे हट जाते। कुछ देर चलने के बाद दरख्त फिर एक दूसरे से आकर मिल जाते। एक जगह मुझे जंगली केले के दरख्तों के झुंड मिले। मैं थक गया था, यहाँ थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया। एक दरख्त से कुछ केले तोड़कर खाए और फिर अपना सफ़र रवाना हो गया। कोई 1 मील तक जंगल बेहद दुश्वार गुजार था। मुझे झाड़ियों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता था। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू अपने हाथ में थाम रखा था। दुश्वार गुजार जंगल कदरे छदरा हुआ तो अचानक सामने एक तालाब नजर आया, जिस पर सब्ज रंग की काई की तह बिछी हुई थी। मैंने कदम आगे बढ़ाया ही था कि मुझे आऊं आऊं की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं दबक कर बैठ गया। क्या दिखता हूँ कि एक भूरे रंग का भारी भरकम रीछ झूम झूम कर चलता हुआ सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकला और तालाब पर आकर पानी पीने लगा। इसने शेर होकर पानी पिया, फिर थूथनी को ऊपर उठाकर जोर से झाड़ा और जिधर से आया था इधर को ही चला गया। सिवाय आदमखोर शेर के दूसरा कोई शेर आदमी का पीछा नहीं करता, लेकिन रीछ अगर जंगल में किसी इंसान को देख ले तो फिर इसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने रीछ को मौका दिया कि वो काफ़ी दूर निकल जाए। 10 मिनट तक मैं झाड़ी की ओट में बैठा रहा, फिर उठा और दूसरी तरफ से तालाब के अकब में आकर पथरीले टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। आगे फिर घना जंगल था, जहाँ दरख्तों की वजह से दिन की रोशनी मध्यम थी। एक जानिब से चट्टानों की दीवार थी जिस पर काला जंग लगा हुआ था। दरख्तों के मोटे तनों को जंगली बेलों ने ढांप रखा था। मैं एकदम रुक गया। फिजा में शेर की बू थी, हवा बिल्कुल बंद थी और मुझे चलते चलते पसीना आ रहा था। शेर की मौजूदगी के एहसास ने इस पसीने में काफ़ी इजाफा कर दिया। मैं दरख्तों की ओट में होकर आगे बढ़ने लगा। शेर की तेज़ बू इसी तरह फिजा में रची हुई थी। एक दरख्त की ओट से निकला तो अचानक मुझे एक धारीदार शेर नज़र पड़ा। मैं वहीं सुन होकर रह गया। शेर मुझसे कोई 50 कदम के फासले पर चट्टान की एक खूह के बाहर खड़ा था। इसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। वो अपना मुंह बार बार नीचे कर रहा था। मुझे इसकी खांसी की आवाज़ सुनाई दी। जंगल में शेर से अचानक सामना हो जाए तो एक बार तो आदमी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। मैं किसी दरख्त पर चढ़ना चाहता था, मगर दरख्तों के तने एक तो सीधे थे, दूसरा शाखें काफ़ी ऊपर जाकर शुरू होती थी। मुझे मजबूरन वहीं रहकर शेर के वहाँ से गुजर जाने का इंतज़ार करना था, लेकिन शेर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। वो बार बार गर्दन ऊपर नीचे कर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी टांगें कांपने लगी। मैं दरख्त के पीछे छुपा हुआ इसे गौर से दिख रहा था। शेर 2 कदम चला फिर रुक गया। गर्दन को ऊपर उठाकर हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली। फिर इसने एक झटका खाया और इसकी पिछली टांगें दोहरी हो गई और वो बाई जानिब गिर पड़ा। शेर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। फिर इसकी टांगों ने आगे पीछे हरकत की और साकत हो गई। जब मुझे यकीन हो गया कि शेर मर चुका है और मैं दरख्त के पीछे से निकलकर फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ शेर की लाश से 5 कदम के फासले पर रुक गया। ज़मीन पर से पत्थर उठाकर शेर को मारा। शेर ने कोई हरकत न की। अब मैं इसके करीब पहुंच गया। देखा शेर का मुंह खुला हुआ था और बाएं जानिब से नीला झाग बह रहा था। शेर को जहर दे दिया गया था। यह काम शेर की खाल चुराने वालों का था, जो बकौल बूढ़े आदिवासी के दिन में किसी वक्त शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर हलाक कर देते हैं और फिर रात को इसकी खाल उतारने आते हैं। इसके बावजूद मैं चौकस हो गया। कहीं करीब ही कोई खाल चोर छुपा हुआ न हो। ये लोग मुसल्ले होते हैं और जो इनके इस गिनावने कारोबार के रास्ते में आए इसे गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। मैं तेजी से कदम उठाता हुआ स्याह चट्टान की दूसरी तरफ आ गया। पलट कर गौर से जंगल के दरख्तों की जानिब देखा। शेर की लाश वैसे ही पड़ी थी। दरख्त खामोश थे, कोई परिंदा तक नहीं चहचहा रहा था। एक अजीब डरा देने वाला सन्नाटा तारी था। मेरा वहाँ रुकना बेकार था। मैं अपना सफ़र जारी रखने के ख्याल से पीछे ही मुड़ा ही था कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में से गुजर कर इस तरफ चला रहा। मैं चट्टान की ओट में हो गया। इतने में क्या देखता हूँ कि 3 आदमी जिन्होंने सिर्फ लंगोट बांध रखे हैं और हाथों में नेज़े पकड़े सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकले और वहीं रुककर शेर की लाश को तकने लगे। फिर उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की और शेर के पास आकर इसके जिस्म में हल्का सा नेज़ा चुबो दिया। यकीनन ये वही खाल चोर थे जिन्होंने इस बदनसीब शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर मार डाला था। मैं सांस रोके चट्टान की ओट में छुपा बैठा उन्हें गौर से देख रहा था। ये अपने साथ एक रस्सा लाए थे। उन्होंने रस्से से शेर की गर्दन और अगली टांगों को बांधा और इसे घसीटते हुए जंगल में जिधर से आए थे इधर ही को चल दिया। शेर का ये अफसोसनाक और बुज़दिलाना शिकार भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मुझे शेर पर बड़ा तरस आया।
मैं चलने लगा तो यकायकी सारा जंगल शेर की खौफनाक धार से गूंज उठा। मैं अपनी जगह पर लर्ज कर रह गया। क्या शेर जिंदा हो गया था? दरख्तों पर दबके हुए बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैं लपक कर चट्टान के ऊपर आ गया। शेर की दूसरी धाड़ गूंजी, फिर इंसानी चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। मैं चट्टान के ऊपर किनारे पर बैठकर नीचे देखने लगा। जिन दरख्तों की तरफ खाल चोर शेर लाश ले गए थे, उधर से एक लंगोट पोष दीवानावार दौड़ता हुआ मेरी चट्टान की तरफ है। वो सख्त बौखलाया हुआ था और चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों को आवाज़ दे रहा था। ये खाल चोरों का साथी था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शेर जिंदा कैसे हो गए। फिर ये मुअम्मा भी हल हो गया और इसके पीछे एक शेर नमूदार हुआ जो पहले वाले शेर से निस्बतन छोटा था। शेर ने बिजली की तेजी के साथ छलांग लगाई और दौड़ते हुए खाल चोर पर आन गिरा। शेर के हलक से खून मुंजमद कर देने वाली धाड़ें निकल रही थी। इसने अपनी इंसानी शिकार को अपने पंजों में रौंद डाला। खाल चोर की चीखें बंद हो गई थी। शेर इसके जिस्म को अपने नोकीले पंजों से चिथड़े की तरह फाड़ रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते शेर ने शदीद जख्मी और खून में लथपथ खाल छोड़कर अदमुई लाश की गर्दन को अपने मुंह में दबोचा और इसे उठाकर जंगल में गायब हो गया। मेरा दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। यह खूनी ड्रामा चंद सेकंड्स में ख़त्म हो गया था। पथरीली ज़मीन पर खाल चोर की खून की तलियासी बन गई थी। मैंने आफियत इसी में समझी कि वहाँ से जितनी जल्दी हो सके रफू चक्कर हो जाए। चुनाचा मैं दूर तक जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ तो बैठकर सांस दुरुस्त करने लगा। शेर को इसकी बेदर्दी से इंसान का शिकार करते मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ज़रूर ये शेरनी थी जिसने अपने शेर की मौत का बदला लिया था। मैं वहाँ से चल पड़ा। मुझे प्यास लग रही थी। मुझे ये अंदेशा था कि कहीं मैं असल रास्ते से भटक तो नहीं है। सिर्फ अंदाजे से चल रहा था कुछ जंगलों में सफ़र करते रहने के। अपने तजर्बे से भी काम ले रहा था। गर्मी और हबस की वजह से जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। आखिर तलाश बस यार के बाद एक पहाड़ी चश्मा मिल गया। पानी इस छोटे से चश्मे में एक पथरीले टीले के नीचे आकर गिर रहा था। यहाँ मैंने सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर गुस्ल किया। इसके बाद थैले में से आदिवासियों के दिए हुए कुछ चावल निकाल कर खाए। नहाने और खाने से जिस्म की खोई हुई ताकत वापस आ गई। चाकू मैंने अपनी धोती में अड़स लिया। दोपहर गुजर चुकी थी। जंगल में कहीं कहीं धूप के सफ़ेद निशान नजर आ रहे थे। इस जगह मुझे दो मोर नजर आए जो गुलमोहर की झाड़ियों के पास महवे रक्स थे। फिर एक स्याह नाग को देखा जो टीले के किनारे रेंगता हुआ दूसरी जानिब चला जा रहा था। मैंने जल्दी से थैले से मिसवाक नुमा बूटी निकाल कर अपने हाथ में पकड़ ली, मगर सांप दूसरी तरफ चला गया। मैं अल्लाह का नाम लेकर फिर आगे चल पड़ा। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।